Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ स्पेयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ वाली। बेटा मैं आपका फिजिक्स टीचर ओन अब्दुल्ला, और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 का स्टार्ट देखा था, और उसमें हमने टाइप ऑफ जो है वो सॉलिड्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस और जो है वो पॉलीमेरिक सॉलिड्स को डिस्कस किया। अब कुछ हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की डिस्कस करते हैं, जिसमें डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं और उसकी लेंथ, शेप या वॉल्यूम में किसी किस्म की कोई चेंज आती है, तो उसको आप क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। कि उसकी फॉर्मेशन यानी उसकी शेप, उसकी लेंथ, उसका वॉल्यूम, कुछ भी जो है वो चेंज हुआ तो इसको हम डिफॉर्मेट कहते हैं या डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक सॉफ्ट रबर बॉल नजर आ रही है यहाँ पे, यानी इसको हम पहली एग्जांपल के तौर पे कोड कर रहे हैं, दैट इज स्क्वीजिंग ऑफ अ रबर बॉल। अब इस रबर बॉल को आप अपने हाथ में, अपनी हथेली में पकड़ें, इमेजिन करें, और आप उसको अपनी हथेली को दबा दें, इसको निचोड़ें बॉल को, तो आप हर तरफ से इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। यही डेमोन्स्ट्रेशन आपकी बुक के पेज नंबर 137 पे भी गिवन है कि एक व्हाइट कलर की बॉल है और उसको हर तरफ से फोर्स लग रही है, अंदर की तरफ उसको दबा रही है। लेकिन आपको पता है कि ये एक रबर बॉल है, और जैसे ही आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे, इसके ऊपर से फोर्स खत्म करेंगे, तो ये बॉल वापस अपनी इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड आपके पास एक रबर स्ट्रिंग है, या रबर बैंड भी इसको हम कहते हैं। इस रबर स्ट्रिंग या रबर बैंड को हम दोनों हाथों से खींचें तो जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा ये स्ट्रेच होगा, उतना ही ज्यादा ये खींचेगा। हाँ, शर्त दोनों केसेस में, बॉल को स्क्वीज करने में भी और रबर बैंड को स्ट्रेच करने में भी, यह है कि फोर्स को बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो उधर से बॉल फट जाएगा और इधर से स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो यहां हमने ये देखा कि जब हमने फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंथ में भी चेंज आई, यानी इस रबर बैंड के केस में, शेप में अगर चेंज देखें तो बॉल के केस में, और वॉल्यूम भी इस बॉल के केस में आपको चेंज होता हुआ नजर आता है। दिस इज नोन एज डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी ऑब्वियसली उतनी ज्यादा ही डिफॉर्मेशन होगी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी। अब वर्ड स्ट्रेस क्या चीज है और वर्ड इलास्टिसिटी क्या चीज है, इसी से ही हमारा इस सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस को हम यूं डिफाइन करते हैं, ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स a distortion results because of displacement of molecules from equilibrium position, this is known as stress। अब जब कोई बाहर से फोर्स लगती है और मॉलिक्यूल्स जो अरेंज हुए होते हैं किसी भी सॉलिड में, उनकी अरेंजमेंट, उनकी जो तरतीब है, जो नेचुरली उनकी तरतीब रखी गई थी, या मटेरियल को बनाते हुए उसके एटम्स की जो तरतीब रखी गई थी, वो अप्लाइड फोर्स की वजह से चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। अब यहाँ इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये इन स्टेयर्स के जरिए यकीनन ये जो है स्टूडेंट इस फटे पर आई होगी। अब इस फटे की जो ओरिजिनल शेप थी या उसकी जो तरतीब थी वो ये थी कि ये फटा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था, बट इनके वेट की वजह से ये फटा टिल्ट हो गया है, थोड़ा सा घूम गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हुई है इस वेट की वजह से। वेट भी एक्चुअली एक फोर्स है जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही होती है, तो उसने क्या किया, इसके ऊपर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दिया। अब इलास्टिसिटी क्या चीज है? इलास्टिसिटी को अगर हम बेटा देखेंगे तो इलास्टिसिटी हमारे पास है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड एंड ऑब्जेक्ट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन प्रोवाइडेड द फोर्स इज नॉट टू लार्ज, दिस एबिलिटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इलास्टिसिटी। जब आप फोर्स को रिमूव करते हैं और ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में, जिस शेप में पहले था, उसी में वापस आ जाता है, तो हम कहते हैं ये इलास्टिक था, यानी कि ये लचकदार था। अब अगर यहां से आप इमेजिन करें कि ये स्टूडेंट नीचे जंप कर जाएं या यहां से ये वापस आ जाएं, तो ये फटा बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आएगा दोबारा। तो इसका मतलब ये है कि ये फटा क्या था, इलास्टिक था। स्ट्रेस की वजह से ये थोड़ा टिल्ट कर गया था, बट जब स्ट्रेस रिमूव हुआ तो ये वापस अपनी शेप में आ गया। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे तो प्रीवियस एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहाँ बॉल जब आपने स्क्वीज की तो इसकी शेप चेंज हो गई, और जब इस रबर को खींचा यानी इसके ऊपर स्ट्रेस दोनों सूत्रों में आपने दिया तो इनकी शेप, वॉल्यूम और लेंथ में चेंज आई। बट जैसे ही आपने स्ट्रेस रिमूव किया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गए। दैट मीन्स ये इलास्टिक थे। नाउ कमिंग टू एन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
अब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक डिस्कस करने वाला कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के ऊपर आप जो फोर्स लगाते हैं उसको आप स्ट्रेस का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन हम यूं लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस में चेंज इन लेंथ, अब स्ट्रेस की वजह से लेंथ में भी चेंज आ सकती है, चेंज इन शेप भी हो सकती है एंड चेंज इन एरिया भी हो सकता है। यानी स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से लेंथ चेंज हो, शेप चेंज हो या एरिया चेंज हो। डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगी, एक फोर्स नीचे की तरफ लगी, तो देखें ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि ये वाला जो रॉड है लंबा हो रहा है, इसका मतलब है इसकी लेंथ में चेंज आ रही है। तो स्ट्रेस की वजह से यानी अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से लेंथ में चेंज आ रही है। ऑन द अदर हैंड ये फोर्स देखें डाउनवर्ड है, ये फोर्स देखें यहाँ से अपवर्ड है, तो इसका मतलब है इसकी शेप के अंदर जो है वो चेंज, सॉरी इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज लेके आ रहा है। जब इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा तो ये कंप्रेशन की तरफ जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है। ऑन द अदर हैंड ये बॉक्स को देखें, इसको एक तरफ से यहाँ फोर्स लग रही है, एक तरफ से यहाँ, यानी एक फोर्स राइट वर्ड लग रही है, एक लेफ्ट वर्ड लग रही है, तो इसकी शेप के अंदर चेंज आ रही है। तो इसकी शेप के अंदर चेंज आने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये शियर है। या आगे देखते हैं इसकी टाइप्स डिफरेंट जो है वो क्या है। तो स्ट्रेस हैज थ्री टाइप्स। नंबर वन इज टेंसाइल स्ट्रेस, व्हेन द स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी। जब लेंथ ऑफ द बॉडी चेंज हुई तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। नंबर टू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या चीज होती है, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इट इज नोन एज कंप्रेशनल स्ट्रेस। इसको व्हेन स्ट्रेस की वजह से जब वॉल्यूम में चेंज आती है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं, और इसको इट इज आल्सो नोन एज कंप्रेशनल स्ट्रेस, यानी कंप्रेस भी होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, तो इसकी वजह से इसको कंप्रेशनल स्ट्रेस भी कहते हैं। और शियर स्ट्रेस नंबर थ्री इज द शियर स्ट्रेस, दैट इज व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। जब बॉडी की शेप चेंज हो जाती है लाइक दिस, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस का नाम देते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन। अब स्ट्रेस तो हमने देखा, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या चीज है भाई, स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। कि जो स्ट्रेस होती है, अब जब स्ट्रेस एक्ट करती है तो उसका जो नतीजा निकलता है उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। यानी इट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो इफेक्ट है, स्ट्रेस का जो असर है वो स्ट्रेन कहलाता है। इसकी एग्जांपल इस रॉड से अगर आप देखें तो इस रॉड के ऊपर जब हमने स्ट्रेस लगाया तो इसकी लेंथ के अंदर चेंज आ गया। देखें ना, नीचे वाली शेप जो है वो बड़ी शेप है एज कंपेयर टू द अपर वन। तो जो नीचे वाली शेप है इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई हुआ, इसकी वजह से स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। आगे देखते हैं इसको कि इसका आगे मतलब क्या है। इन केस ऑफ चेंज इन लेंथ or in one dimension it is defined as fractional change in length, it is known as tensile strain। तो अगर लेंथ में चेंज आएगी तो इसको आप टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देंगे, जिसको एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे और डेल्टा एल बाय कैपिटल एल लिखेंगे। यानी डेल्टा एल जो है वो स्मॉल चेंज इन लेंथ की इक्वल है और कैपिटल एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। ये ओरिजिनल लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है, ये छोटा सा प्रोपोर्शन जो है वो चेंज इन लेंथ है। If strain is due to the volumetric stress, it is known as volumetric strain। अगर वॉल्यूम के ऊपर आपने स्ट्रेस लगाई है और वॉल्यूम में चेंज आई है तो उसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देंगे। उसका फार्मूला आप लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बेसिकली स्ट्रेन यही चीज है कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन शेप। तो जिस चीज में चेंज आई है, लेंथ में आई है तो डेल्टा स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, अगर वॉल्यूम में चेंज आई है तो चेंज इन वी डिवाइडेड बाय वी, और अगर इफ स्ट्रेन इज ड्यू टू द शियर स्ट्रेस देन इट इज नोन एज शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन के लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं वो हम लिखते हैं gamma is equal to delta A change in shape divided by the original shape A, that is equal to tan theta। for small values of theta जो है वो हम tan theta equals to theta भी लिखते हैं। तो कुछ जगहों पे आपको tan theta की जगह theta भी लिखा होगा। मामूली सी शेप में चेंज आती है तो उसकी वजह से एंगल में छोटी सी चेंज होती है, उस छोटी चेंज को हम थीटा की इक्वल भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फोकस करने वाली है वो ये है कि इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, सो इट इज डायमेंशनलेस और इट हैज नो यूनिट। क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो, यहां देखें ना तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी मीटर डिवाइडेड बाय मीटर। यहां देखें चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है। यहां देखें तो चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय शेप, यानी सिमिलर यूनिट्स ऊपर नीचे हैं तो दोनों कट हो जाते हैं। तो जो स्ट्रेन है ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। लेकिन स्ट्रेस के बारे में जब हमने पढ़ा था तो स्ट्रेस का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, स्ट्रेस का फार्मूला हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस में चेंज द लेंथ, सो इट इज नो इट्स यूनिट इज न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, दैट इज नोन एज पास्कल्स। और उसकी डायमेंशन भी हमने देखी जो है वो एम एल इनवर्स टी इनवर्स,
स्क्वायर है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बेटा याद रखिएगा। इसके लिए आपका ज़रूर जो है वो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन आता रहता है। व्हाट आर इलास्टिक कांस्टेंट्स? अब ये इलास्टिक कांस्टेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पास पेपर्स के अंदर नजर आते हैं। तो अब इलास्टिक कांस्टेंट होते क्या हैं? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कांस्टेंट। अब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है फॉर अ गिवन मटेरियल। एक फिक्स मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है प्रोवाइडेड दैट द फोर्स इज नॉट टू लार्ज। अब इसकी शर्त याद रखिएगा कि फोर्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है कि दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इन्हीं को इलास्टिक कांस्टेंट्स भी कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट दोनों एक ही टर्म होते हैं। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। तो अब यहां से अगर आप देखें स्मार्टली तो स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर होता है, स्ट्रेन यूनिट लेस होती है, तो इसका मतलब है स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट सेम रहेगा। सिंस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी सो द यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी are the same, modulus of elasticity are same as that of the stress, that in newtons per meter square और pascals। इलास्टिक कांस्टेंट्स की टाइप्स कितनी हैं? तो इनकी ये 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1 यंग्स मॉडुलस, नंबर 2 बल्क मॉडुलस एंड नंबर 3 इज shear मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस को हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि यंग मॉडुलस क्या चीज है। तो यंग मॉडुलस जी वन डायमेंशनल जो है वो क्वांटिटी है। द रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट एरिया वन डायमेंशनल चेंज अगर लेंथ में आएगी तो वो हमारे पास यंग मॉडुलस होगा। यहाँ सेम वही रॉड की एग्जांपल है, अगर आप देखें तो रॉड में जो चेंज हम लेके आए वो डेल्टा एल यहाँ पे चेंज लेके आए। तो ये जो चेंज इन लेंथ है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है। नाउ its bulk modulus, the ratio of the applied stress to the volumetric strain is called as bulk modulus। अब bulk modulus क्या है? ये बेसिकली एक 3 dimensional quantity है और जब आप फोर्स पर यूनिट एरिया यूज करते हैं और वॉल्यूम में चेंज आ जाए, वॉल्यूम में देखें ना ये बॉक्स बड़ा था और इसकी वजह से ये छोटा हो गया, लाइक स्क्वीज किया किसी ने या किसी भी तरह से वॉल्यूम में चेंज आई, तो इसको हम क्या नाम देंगे? बल्क मॉडुलस का नाम देंगे और ये 3 dimensional क्वांटिटी है। शेयर मॉडुलस, अगर शेयर मॉडुलस को देखें द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। अब शेयर की टर्म कहाँ यूज की थी हमने? शेयर की टर्म हमने यूज की जब शेप में चेंज आई। अब ये देखें स्मॉल एंगल में चेंज आई, यानी ये शेप है, अब ये सीधा बॉक्स था, सीधा बॉक्स थोड़ा सा टिल्ट हो गया तो हम कहते हैं शेप में थोड़ी सी चेंज आ गई, तो फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब ये जो डेल ए बाय ए था, यानी जो शेयर मॉडुलस हमने पढ़ा था, या सॉरी जो है वो शेयर जो हमने उसमें प्रीवियसली उसके बारे में हम पढ़ के आ रहे थे शेयर मॉडुलस के बारे में, तो वो डेल ए बाय ए था जिसको हमने tan थीटा की इक्वल लिखा था। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ बुक्स में आपको सिंपल थीटा की इक्वल भी नजर आएगा। तो बेसिकली ये स्मॉल जो चेंज इन थीटा है वो tan थीटा की इक्वल आ जाएगा। खैर हमारी बुक में ये tan थीटा की इक्वल है तो हम इसको tan थीटा ही पढ़ेंगे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय tan थीटा दैट गिव्स अस शेयर मॉडुलस। आते हैं जी हम अपने होमवर्क की तरफ। तो हमें आज के लेक्चर में जो चीज़ हमने पढ़ी उसके मुताबिक हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, व्हाट आर इलास्टिक कांस्टेंट्स। और जो 5th क्वेश्चन है ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पेज नंबर 139 पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको क्रिस्टल सिस्टम की शेप्स और नेम्स गिवन है, तो आपने उनकी कोशिश करें शेप्स ड्रॉ करना सीख लें। अगर इनकेस ड्रॉ करना नहीं आती तो सारे क्रिस्टल सिस्टम की आपको शेप्स के नेम्स ज़रूर याद होने चाहिए। तो ये पेज नंबर 139 पे ज़रूर देख लीजिएगा। अपना होमवर्क ज़रूर अपने टीचर को सबमिट करवाएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस में पूछिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर कोई इनकेस कोई क्वेश्चन होता है तो अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में ज़रूर पूछिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।